गुड मॉर्निंग क्लास 10 स्टूडेंट्स। ये वीडियो आपके लिए है। आई नो वेरी सून यू विल हैव बोर्ड एग्जाम, और जैसे जैसे आपके एग्जाम पास आते जाएंगे आपके लिस्ट ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स बढ़ते जाएंगे। उनमें से एक डिफिकल्ट टॉपिक इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि आई विल टीच यू कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। माई नेम इज मधु आहूजा and welcome to my LOH channel. Okay, let's start with carbon and its compound. You know carbon is denoted by C and its atomic number is 6 and mass number is 12. आप क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। मास नंबर is equal to number of neutrons plus number of protons. That means mass of the nucleus. And atomic number क्या होता है? Atomic number is number of protons which in turn equal to number of electrons. Okay, अब कार्बन के number of electrons कितने हैं? 6. So what will be its electronic configuration? 2, 4. आप क्लास 9 में ऑलरेडी पढ़ चुके हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है। ओके, इट्स आउटरमोस्ट शेल इज दिस से L, और इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 4 है। ऑलवेज रिमेंबर आउटरमोस्ट शेल को हम क्या कहते हैं? वैलेंस शेल। ओके, आउटरमोस्ट शेल इज कॉल्ड वैलेंस शेल and number of electrons present in valence shell are called valence electrons. Okay, now हर एटम के पास या तो एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ओके, अब हम आते हैं व्हाट इज वैलेंसी। वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी मीन्स हर एटम कोशिश करता है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए। जब 8 हो जाएंगे वो स्टेबल हो जाएगा। ओके, नाउ अब जिसके 1 हैं, 2 हैं, 3 हैं और व्हाटएवर, तो वो 8 करने की कोशिश करेगा। तो वो 8 करने के लिए वो जो भी कंबाइन करेगा दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। ओके, नाउ जिसके तो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट, उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू नो अबाउट इनर्ट गैसेस, वो किसी से कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। ओके, एंड जिनके 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 है या 3 है, अब देखिए वो क्या करेगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, टेक एग्जाम्पल ऑफ सोडियम। सोडियम के पास कितने एटॉमिक नंबर इज 11 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8 एंड 1. outermost shell is this one M containing 1 electron. ओके, अब क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है 8 बनाने के लिए? या तो किसी से 7 ले ले, राइट, या अपना एक इलेक्ट्रॉन ये वाला दे दे, तो अब उसका आउटर मोस्ट शेल कौन सा बन जाएगा? दिस वन, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। तो दिस इज बेटर ना, सो इट विल गिव 1 इलेक्ट्रॉन टू सम अदर एलिमेंट, दैट इज व्हाई इट्स वैलेंसी इज 1. ओके, अब जैसे ही क्लोरीन इसके पास आएगा या कोई और एलिमेंट जिसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इन दैट केस क्या होगा? फॉर एग्जांपल इन क्लोरीन इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2, 8, 7. ओके, इसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किससे ले लेगा? सोडियम से। तो इसके भी 8 हो गए पूरे। तो जब दोनों गेन और लॉस होगा तो नाउ इट दीज चेंज इनटू सोडियम chloride, which is again a compound. Okay, and you know सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा आफ्टर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड क्लोरीन के ऊपर आ जाएगा माइनस चार्ज, यानी आफ्टर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन। ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके हो। ओके, सो जिसके 1 इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट शेल में, इट विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन। 2 के केस में भी लूज करेगा, 3 के केस में भी लूज करेगा, 5 के केस में इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई इट्स वैलेंसी इज 3. 6 में 2, 7 में 1. ओके, नाउ व्हाट अबाउट 4? 4 के केस में क्या होगा? लाइक कार्बन, कार्बन में अब क्या होगा? अब
क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो हमें ये देखना है क्या ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा या 4 इलेक्ट्रॉन्स किसी से ले लेगा। नहीं, दोनों में से कुछ भी नहीं करेगा। ऐसा क्यों? देखो बेटा, अगर कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए। एंड यू नो हमेशा 1 2 3 तक तो ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए लॉट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड, जो कि कार्बन के पास नहीं है। अब ये गेन भी नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, यू नो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन्स आर देयर एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन एन एटम। ठीक है, अब अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स की जगह 4 और ऐड हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, तो in that case there is a lot of difference between 6 and 10 and nucleus will not able to hold these 10 electrons और वो एटम स्टेबल ही नहीं होगा। और ये क्वेश्चन याद रखिए, बोर्ड में बहुत ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई हैव रिटन हियर, व्हाई डज कार्बन नॉट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। कार्बन जो है किसी भी फॉर्म में आ सकता है बेटा, कार्बन आयनिक कंपाउंड्स क्यों नहीं बनाता, या फिर कार्बन गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं करता, या फिर कार्बन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्यों करता है। ये किसी भी तरह से ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। इसका आंसर वही सेम है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग 4 माइनस एनायंस। बेटे वो एनायंस बना सकता था गेन करके, पर वो नहीं कर पाता बिकॉज न्यूक्लियस विद 6 प्रोटॉन्स टू होल्ड ऑन इनटू 10 electrons. It would be difficult for nucleus to hold it. Okay, and that atom will not be stable. Okay, then it could lose 4 electrons. अगर lose कर लेता तो cations बन जाते, but it would require larger amount of energy to remove that electron, which is not with carbon. Okay, now अब क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन जो है गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं करता। ओके, तो फिर क्या करता है? इट ऑलवेज शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, वी कॉल इट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस काइंड ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड, दोनों में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, एंड दीज काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स। ओके, आप ऑलरेडी, जैसे अभी हमने सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल किया जिसमें आयंस बने हैं, तो जहां पे गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहां पे हम उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, एंड दीज काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, और मैं चाह रही हूं आपको कि आपको डिफरेंस के फॉर्म में करा दूं कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड जो कि आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं आयनिक कंपाउंड्स, तो दोनों का कंपैरेटिव आपको करा दूं। तो लेट्स डिस्कस अबाउट आयनिक कंपाउंड एंड कोवेलेंट कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस। ओके बेटा, अब हम पढ़ते हैं आयनिक कंपाउंड्स और कोवेलेंट कंपाउंड में डिफरेंस। ओके, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं सॉलिड होते हैं और हार्ड होते हैं। आपको पता ही है कि आयनिक कंपाउंड्स में आयंस आर प्रेजेंट। आयंस मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब जब ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो वो हार्ड तो होंगे ही। ओके, देयर इज लार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज व्हाई हार्ड। अब कोवेलेंट कंपाउंड सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होते हैं। अगर सॉलिड भी हैं तो हार्ड नहीं होंगे। ओके, बिकॉज आयंस आर नॉट प्रेजेंट। Okay, second is melting point and boiling point. It's obvious again because charges are present, strong force of attraction is there. तो उसको break करने के लिए larger amount of heat is required. So melting point and boiling point is high in case of ionic compounds. और कोवेलेंट कंपाउंड का क्योंकि चार्जेस नहीं है, आयंस नहीं है, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। ओके, नाउ कम टू सॉल्युबिलिटी। देखो, सॉल्युबिलिटी हम दो तरह के सॉल्वेंट्स में लेते हैं बेटा। व्हाट इज सॉल्वेंट? जिसके अंदर कुछ डिसॉल्व किया जाता है। यू नो, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके क्या बनाते हैं?
सोल्यूशन बनाते हैं। तो दो तरह के हम सॉल्वेंट्स लेते हैं। वन इज वाटर विच इज यूनिवर्सल माना जाता है, एंड अनदर इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मीन्स जिसमें कार्बन प्रेजेंट है। तो जो वाटर में डिसॉल्व होगा वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होगा, ओके। एंड जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा वो वाटर में नहीं होगा, हमेशा ये बात याद रखिए, ओके। तो आयनिक कंपाउंड्स क्या हैं? सॉल्युबल इन वाटर but insoluble in organic solvents. So again I am telling you, organic solvent का मतलब जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, okay. Now come to this covalent compound. Covalent compound में soluble in organic compounds but insoluble in water, okay. Now last is conduction of electricity. Ionic compounds are good conductor of electricity because again presence of charges and electricity is nothing, flow of charges, तो ये गुड कंडक्टर होते हैं। अब इनमें क्योंकि चार्जेस नहीं है कोवेलेंट में, तो दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल एक्सप्लेन यू वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू।